नाउ वी हैव सीन द प्रीवियस लेक्चर और आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दिया था किस चीज़ के बारे में। तो मैंने आपसे बताया था प्रेशर से रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया था। देखिए, जो कुछ भी मैं बताता हूँ ये आपको तभी बेनिफिट्स करने वाला है जब आप मेरी बातों को अच्छे से सुने हो, अच्छे से समझे हो स्टूडेंट। और जो भी मैं यहाँ पे लिखाता हूँ नोट्स में, देखिए बहुत ज़्यादा लिखाने वाली बात रहेगी वो तो मैं आपको लिखा दूंगा, इसका मैं कोई शक नहीं है। बट सपोज दैट उसमें कुछ ऐसा चीज रहेगा जो समझाने वाला है, उसे कैसे लिखाऊंगा? उससे एक काम कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा यहाँ पे, और फिर जब आप समझ जाएंगे तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। समझ गए? जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को क्या लिखाने से, थ्योरेटिकल बातें रहेगी तो मैं आपको लिखा दिया करूंगा। और एक बात का ध्यान दीजिए, जब भी मैं किसी भी टॉपिक को डील करता हूँ, कुछ भी एक्टिविटी को लिख को आपको बतलाता हूँ, सिखाता हूँ और उसके बारे में कुछ लिखता हूँ, तो ये आपके लिए तभी बेनिफिशियल है जब आपने लेक्चर को देखा हो, मेरी बातों को सुना हो, ध्यान से सुना हो, तब जो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स को लिखिएगा कॉपी में तो वो और आपके लिए बेटर रहेगा। हैव यू गॉट इट? तो इस बात का ख्याल रखिए। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ वो वीडियोस को स्किप कर दिया और फटाक से नोट्स वगैरह सब बना लिए, तो आपको कैसे समझ में आएगा? नोट्स भी तभी काम देगा ना जब आपने टीचर की बातें को सुना, चाहे आप मेरी वीडियोस को अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप किन्हीं और का ही लेक्चर क्यों ना देख रहे हो। मैं हर एक के लिए बोल रहा हूँ, समझ गए? तो देखना है अच्छे से, पूरी बातों को समझना है कि क्या बोल रहे हैं जो भी आपके कोई टीचर्स हैं, और फिर उनके द्वारा दिए गए नोट्स को लिखना। डायरेक्ट नोट्स पे आ जाइएगा तो कैसे प्रॉब्लम होगा ना स्टूडेंट। तब अब कुछ लोग बोल रहा था कि क्या दिक्कत है, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी। समझ गया ना? तो कुछ कुछ सुन करके भी यहाँ पे सिर्फ याद करने का प्रयास करो। हर एक चीज आपको लिखाएंगे ही थोड़े, लिखाएंगे तो ये लंबा नहीं चला जाएगा। एक तो ऐसे ही समझाने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ऊपर ऊपर बता दिया बस यूं ही और चल दिए, तो लेक्चर वगैरह से थोड़ा बड़े हो जाते हैं। बट डोंट वरी, पेशेंस बनाए रखें। अगर आप उब जाते हैं तो ब्रेक ले सकते हैं 2-3 मिनट का, और फिर से वापस से अटेंड कर सकते हो। गॉट इट? चलो, अच्छी बात है। अब ये एक एक्टिविटी कहिए चाहे एक्सपेरिमेंट कहिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। देखिए, आपका ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है बस इसी एक्सपेरिमेंट के साथ। देखो, मैचबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट टू शो लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, एक मैचबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट जो करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है, क्या नाम है? तो मैचबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। किस लिए है? तो ताकि आपको पता चले कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, एकदम बहुत लार्ज है, ग्रेटर है, कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि एक्सटेंट मात्रा में। गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है। बट आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मैचबर्ग हेमिस्फीयर नाम क्यों पड़ा है इस एक्सपेरिमेंट का, समझ गए? बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट दिस experiment. Got it? Let us see. Here we have taken two hemispheres, cup, just like a cup है। मैं यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर कप को लिया हूं। जैसे सपोज दैट आपने कास्को वगैरह ये सब किसी भी तरह का बॉल देखे हो, रबर बॉल, प्लास्टिक का बॉल नहीं कह रहा हूं, रबर बॉल, उसको 20 से डिवाइड करोगे तो इस प्रकार से आधा आधा नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से आधा आधा। तो वही तो है, सपोज दैट मैंने उस बॉल को 2 भागों में इस प्रकार से बांट देता हूं, आधा आधा, हाफ हाफ हो गया, तो ये हेमिस्फीयर हो गया ना। क्योंकि एक सर्किल कहता है कंप्लीट राउंड शेप रहेगा तो सर्किल को, बट सर्किल के आधा को हेमिस्फीयर बोलते हैं। गॉट इट? तो देखिए, इसीलिए इसका नाम हेमिस्फीयर पड़ा। तो मैचबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि चूंकि मैचबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट हुए और उन्हीं के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया है, बोलिए, परफॉर्म किया गया है। समझ गया ना? इसीलिए ये मैचबर्ग हेमिस्फीयर नाम पड़ा इस एक्सपेरिमेंट का। गॉट योर आंसर कि मैचबर्ग हेमिस्फीयर नाम क्यों पड़ा? चलिए, अच्छी बात है।
जैसे न्यूटन्स वगैरह ने क्या किए, 9th में आपको पढ़ना होगा, उन्होंने बहुत सारे ये खोज किए। तो नाम पढ़ा ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड, केपलर्स ने दिया, 9th में आपको पढ़ना, तो केपलर्स का प्लैनेटरी मोशन वगैरह सब आया। गॉट इट। तो ठीक उसी प्रकार से मेसबर्ग हेमिस्फेयर ने दिया, तो मेसबर्ग हेमिस्फेयर नाम पड़ेगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे दो ठो लिए हैं, हाफ हाफ हेमिस्फेयर है, और इसके पिछले हिस्से में एक हुक को लगा दिया। बोलो ये क्या है जी? तो ये एक हुक है, एक प्रकार का हुक है, H डबल ओके, एक हुक को अटैच कर दिया हूं ये दोनों साइड हेमिस्फेयर के पीछे में। और देखिए ये मेसबर्ग हेमिस्फेयर को कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक साइड हेमिस्फेयर में मैं एक साइड ट्यूब टू कनेक्ट वैक्यूम, एक साइड इसमें होल करके मैं वैक्यूम पंप को लगा दिया हूं। वैक्यूम पंप को, जाहिर सी बात है कि वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, तो एयर को खींच लेना, किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेना। तो यहां भी मैंने वैक्यूम पंप लगाया है एक साइड कप में। गॉट इट। तो देखिए जब अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं शुरू कर रहा हूं, यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस दोनों हेमिस्फेयर को आपस में यहां से जोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो वैक्यूम वगैरह इस वैक्यूम पंप को यहाँ पे लगाए हैं, तो इस वैक्यूम पंप्स के मदद से अंदर में जितना भी एयर है जुड़ा हुआ, उस सारा एयर को निचोड़ लेंगे, खींच लेंगे इस वैक्यूम पंप से। तो जब खींच लगे तो ये पहले फूला हुआ जुटा हुआ था, जो इस प्रकार से ऐसे जा करके चिपक जाएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से सटेगा ना जी, यानी कि अंदर में बहुत लो प्रेशर हमने क्रिएट कर दिया, समझ गए ना। और बाहर हाई प्रेशर है, और अंदर में लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, वैक्यूम कर दिया, खाली कर दिया। तो जब अंदर में एयर ही नहीं है तो कभी भी एयर प्रेशर अंदर में लगेगा नहीं ना, तब तो उसी प्रकार से बाहर में नहीं किए, तो बाहर में तो एटमॉस्फेयर बाहर से इसके ऊपर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए क्या जादू है यहाँ पे, देखिए जब मैंने इसको अटैच कर दिया और पूरा एयर को निकाल दिया, तो जब आप दोनों साइड के बहुत ताकत लगा के, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के भी खींचिएगा ना, फिर भी ये नहीं खींचाएगा आपसे, एकदम चिपका हुआ ही रहेगा। और किसी लड़के का मन में चल रहा होगा कि सर कितना ये ताकतवर है सर कि खींचना पर नहीं खींचाएगा, इसका हमको शक्ति का अनुमान बताइए, अंदाजा दीजिए, तो मैं मानूंगा कि कितना ये तेजी से चिपका लिया, चिपक गया है जब खाली कर दिए हैं तो। लेकिन जो दोनों को चिपकाए हुए है वो कुछ तो है जो इसको खींच रहे हैं, फिर भी दोनों अलग नहीं हो रहा, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो दोनों साइड बाहर से इसको ढकेल करके इसको एक साथ जोड़ रहा है, यानी कि चिपका रहा है। अभी अलग अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ, बोल के बीच को अपना भी दिमाग लगा करो। जैसे कि मैं इस चौक को मैं इस प्रकार से खींच रहा हूं, तो कुछ तो ऐसा होगा कि इसको नहीं आने दे रहा, तो है ना, क्या बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है और उसके ऊपर लगा रहा है इतना ज्यादा कि हम उसको खींच ही नहीं पा रहे। और कितना ज्यादा इसका फोर्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया, उसका अनुमान लगाया हूं इस डायग्राम के मदद से, इस फिगर के मदद से। तो इस फिगर को भी आपको समझाता हूं, लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। देखिए जब दोनों इस प्रकार से चिपक गया है, तो दोनों साइड मैंने हुक का इस्तेमाल किया था, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बात को समझिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है जी? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ज्वाइंट इट टुगेदर या फिर होल्ड टुगेदर, दोनों को एक साथ पकड़े हुए है। कौन? ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ गए। तो देखिए ये दोनों साइड मैंने 10 घोड़ा को इस साइड बांध दिया है, हॉर्स का हिंदी होता है घोड़ा, 10 घोड़ा इस साइड लगाया है और 10 हॉर्सेस इस साइड लगाए हैं। बट फिर भी स्टूडेंट ये दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ गए कि 10 घोड़ा लगा के इन्हें खिंचवा रहे हैं, पुलिंग कर रहा है, ये खींच रहा है इसको हुक को, और 10 घोड़ा इधर खींच रहा है, तब ये एक दूसरे से अलग
ये कप जो है वो नहीं हो रहा है रबर का। तो अब तो अंदाजा लग गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लगा रहा है इस बॉल के ऊपर में वो बहुत ज्यादा है। समझ रहा है? 10 घोड़ा दोनों साइड से खींच रहा है जी, यहां से अलगे हो जाना चाहिए। एक का घोड़ा खींचेगा तो हाथ उखाड़ के फेंका जाएगा नहीं। और 10 हॉर्स का पावर, समझ रहे हो? इसका मतलब कि बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो कुछ तो है जो इसको इस प्रकार से दबा रहा है, तभी तो ये अलग नहीं हो रहा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है जो दोनों को एक साथ चिपकाए हुए है। क्यों? क्योंकि अंदर से आपने क्या किया है, यहां से वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अंदर में बहुत ज्यादा लो प्रेशर और बाहर में हाई प्रेशर, तो इसको दबा रहा, हाई प्रेशर लगा रहा। गॉट योर आंसर? अब ये मेसबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। समझ गया ना? तो ये एक्सपेरिमेंट था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रहा है, तो सच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, तभी तो ये बॉल आपस में अलग नहीं हो रहा। समझ गए? अब देखिए, तो क्या सर ये कभी अलग नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जैसे जैसे आप क्या कीजिए, इस वैक्यूम के अंदर से एयर को रिलीज कीजिए, जैसे जैसे इसके अंदर में एयर आना स्टार्ट होगा वैसे वैसे धीरे धीरे अपने से छूटना शुरू हो जाएगा। समझ गए? क्यों? क्योंकि पहले मेरे पास इस प्रकार से है, अब इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे तो आसानी से इससे अलग हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, एक स्पेशल डिवाइस का ये जो कहिए वैक्यूम पंप को लगा करके इसको मैं वैक्यूम क्रिएट किया है, और तब ये दोनों नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अंदर में प्रेशर बहुत लो कर दिए, अब बाहर में तो लगा ही रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए दोनों अलग नहीं हो रहा। चलिए अच्छी हो। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जी। समझ गया ना? एक साइंटिस्ट के द्वारा, और उस साइंटिस्ट का क्या नाम था तो लिखेंगे, नाम भी बताऊंगा और भी कुछ लिखाता हूं। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों फिगर को आप ड्रा कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इस फिगर को ड्रा करने के बाद जो कुछ भी मैं नीचे लिखाने वाला हूं उसे नोट कर लेगा, उसे लिख लेगा। समझे? देखिए लिखना क्या है, तुम लिखेगा कि a German scientist ऐसे लिखो कि this experiment was performed by a German scientist। एक जर्मन के एक साइंटिस्ट हुए जी, जर्मन साइंटिस्ट जिसको क्या कहते हैं, कॉल्ड ऑटो वैन ग्यूरिकी। जिसका क्या नाम था? तो ऑटो वैन ग्यूरिकी नाम था। परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट in the town of, क्या नाम है ये, मैसबर्ग। देखिए, ये मैसबर्ग नाम के एक शहर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इसीलिए एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया मैसबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। और चूंकि वो शहर इतना प्रसिद्ध था कि ये साइंटिस्ट का नाम था ऑटो वन, बट फिर भी इनको क्या बोलता था, मैसबर्ग कह के बोलता था। क्यों? क्योंकि मैसबर्ग शहर के ये अच्छे खासे साइंटिस्ट थे, उस समय प्रचलित साइंटिस्ट हुआ करते थे। जैसे आपके गांव में या फिर जहां भी रहते होंगे, कोई लड़का ऐसा होगा
जो कुछ मतलब जैसे कि कोई चोरी करता था कैसे उसको चोर बोलते हैं, कोई बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज रहता तो उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये मैजबर्ग के साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है, पूरा नाम है ऑटो वन ग्यूरेकी, बट फिर भी उपनाम या फिर जो कुछ भी कहिए मैजबर्ग बोलते थे। इनका नाम नहीं हुआ मैजबर्ग, बट फिर भी लोग बोला करते थे, समझे ना। बट खास बात ये रहा कि ये शहर जो है उस शहर का भी नाम है मैजबर्ग, और ये शहर को ही क्या करना चाहते थे, एकदम पूरा प्रचलित कर देना चाहते थे, यानी कि जो भी हम शहर से बिलोंग करते हैं वो शहर जो है वो प्रसिद्ध हो जाए, ऐसा सोच रखने वाला ये हमारा ऑटो वन ग्यूरेकी शहर। और जैसे कि बहुत सारे कविताएं हैं, जैसे कि कुछ पोएम का रहता है सैनिक वगैरह ये सब का, जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो इंग्लिश में पढ़ना रहेगा पोएट्री सेक्शन में, कि मैं जहां भी मरूंगा युद्ध के मैदान में, मेरी बस इतना इच्छा है कि वो युद्ध, वो क्षेत्र सदा सदा के लिए हमारे देश का हो जाए। कैसे इच्छा रखते हैं जी, ठीक उसी प्रकार से कि जिस भी शहर का हूं उस शहर का नाम हो जाए। तो उस शहर के नाम पर ही इस एक्सपेरिमेंट को नाम रख दिया मैजबर्ग हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्यों? क्योंकि ये हेमिस्फेयर का आकार का है, इसीलिए हेमिस्फेयर पड़ा। हेमिस्फेयर का इस्तेमाल किया गया ना इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने। और मैजबर्ग क्यों? क्योंकि मैजबर्ग शहर में इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। आप ऐसा नहीं बोलिएगा, मैं आपको जानकारी के लिए बोल दिया कि फिर भी लोग बोलते थे मैजबर्ग ही बोलते थे ऑटो वन साहब को, कुछ लोग। बट जो कुछ भी स्टडीज में आई है मैं आपको रिवील कर रहा हूं, समझे ना। बट आप प्रश्न देते हुए, उत्तर देते हुए यही कहिएगा कि शहर का नाम था मैजबर्ग, और वहां पे ऑटो वन ग्यूरेकी सर क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, और इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया मैजबर्ग एक्सपेरिमेंट। तब इतनी सारी बातों को जानकारी दी, गॉट इट। अब इसको आप जैसा चाहें वैसे आप लिख सकते हैं, बस इस एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही लिखाऊंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसे नोट करेगा। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको सिखा दिया कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवर बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा शरीर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में कैसे रह रहा है। सर आपने हमको अभी भी सिखाया है कि आखिरकार ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, बहुत हाई है। नहीं देख रहे हो तो कि एकदम 10 घोड़ा दोनों साइड से खींच रहा, फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा दबाव में है कि उसको अलग नहीं होने दे रहा है उस कप को। समझ गया ना? इसका अर्थ ये कि यही होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग इस प्रेशर में कैसे रह पा रहा है? हमको तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। कहाँ प्रेशर लग रहा है? कहाँ है? कहाँ? किधर किधर? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि हम लोग इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर नीचे दब करके क्रश क्यों नहीं हो जा रहा है, मर क्यों नहीं जा रहा है? इसका भी प्रश्न का उत्तर है। क्या है? सुन लो, ध्यान से सुनो। देखिए, प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आपको से सिखाता हूं कि जो हमारे बॉडी है उस बॉडी के अंदर में वेसल्स है, नसें है, वेन्स है। ये वेन्स के अंदर में, आर्टरीज के अंदर में, कैपिलरीज के अंदर में बहुत ही ज्यादा ब्लड फ्लोज होता है हाई स्पीड में, विच इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जिसको क्या बोलते हैं? तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर है हमारा, वो आखिरकार अंदर से प्रेशर लगा रहा है हमारे नसों पर, हमारे बॉडी के ऊपर। अब बाहर से भी प्रेशर लगाया जा रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, और अंदर से भी लगा रहा है, बाहर से भी, अंदर से भी लगाया जा रहा है प्रेशर, और बाहर से भी। हाँ ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गया ना, दोनों फोर्सेस। तो कैसे हम लोग क्रश हो जाएंगे? जैसे कल्पना कीजिए कि मेरे पास ये चौक है, और ये जो चौक है वो आखिरकार इधर से भी हम लोग ढकेल रहे हैं और इधर से भी सेम फोर्स से धक्का दे रहे हैं। तो कैसे हम लोग इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे दब के मर सकते हैं? नहीं दब के मरेंगे ना। अब कोई लड़का ऐसा भी सोच सकता है कि सर आप बोल रहे हैं कि अंदर से भी लगाया जा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि बाहर से भी लगाया जा रहा है। तो ये तो इसका जो हाल है सर, कि बाहर से भी लग रहा है, अंदर से भी लग रहा है, इसका जो हाल है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्रश हो जाएगा सर।
अंदर से लाया बाहर से लाया फिर। अरे स्टूडेंट, इसका मतलब आपने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। हमारा जो ब्लड वेसल्स वगैरह है उसमें ब्लड प्रेशर है वो हमारे बॉडी के अंदर से लग रहा है ना, अंदर से लग रहा है चारों तरफ, और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बाहर से लग रहा है। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करते हुए हम लोग वो क्रश नहीं होते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और यहाँ तक इसी ब्लड प्रेशर के चलते हम लोग किसी भी तरह का ये महसूस ही नहीं करते कि हमारे ऊपर एयर का वजन बहुत ज्यादा है, हाथियों के बराबर है, कि हमारे ऊपर हाथी चढ़ के जा रहा है। बताया था ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव इतना है कि 10 हाथी तकरीबन हमारे ऊपर चढ़ जाए उतना होता है, लेकिन फिर नहीं महसूस करते। क्यों? ड्यू टू दिस ब्लड प्रेशर के चलते। व्हाट योर आंसर? कि हमारा बॉडी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में कैसे रह रहा है, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। तो यही रीजन है और यही आंसर। व्हाट योर आंसर? चलिए अच्छी बात, आई होप आपने सीखा हो। तो इन्हीं सारी चीजों को लिखाऊंगा मैं आपसे। लिखा गया है, we know that atmospheric pressure is too large then why do we not get crushed? इसी प्रश्न को डील किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हम लोग इससे दब के मर क्यों नहीं जा रहे हैं, हमारे तो चिथड़े उड़ जाना चाहिए था। तो मैंने उत्तर दे दिया। लिखा गया, since our blood exerts flows inside our body वही कैसे? तो विथ हाई स्पीड एंड exerts ब्लड प्रेशर, और वो ब्लड प्रेशर लगाता है फ्रॉम, कहां से? तो फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी, अंदर से। वेयर एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या करता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर acts from outside is cancelled by our blood pressure। यही हो जाएगा, आसान भाषा में लिखा दीजिए। आप इतना ही जानिए, जो भी एटमॉस्फेयर लगाया जा रहा है हमारे ऊपर में वो कैंसिल कर दिया जा रहा है हमारा बॉडी के ब्लड प्रेशर के द्वारा, इसीलिए हम लोग किसी भी तरह का नहीं महसूस करते। अब इसी के साथ एक प्रश्न और खड़ी होता है कि जो ही पर्सन ऊपर जाता है माउंटेन्स के ऊपर में, जहां पे लो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो लो प्रेशर में क्या हाल होगा हमारा, यानी कि द इफेक्ट ऑफ लो प्रेशर ऑन आवर बॉडी।
तो जो कोई व्यक्ति है वो पहाड़ पर चढ़ रहा है जहां पे लो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे ऊपर जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाए, क्यों? क्योंकि एयर का भी मात्रा घट जाएगी ना, और हमारा बॉडी में तो नहीं घटेगा, हमारा बॉडी में उतना ही ब्लड प्रेशर रहेगा। तो जी इसी के चलते नाक से ब्लीडिंग होने लगता है और हमारा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है और कुछ वेसल्स वगैरह ब्रस्ट कर जाते हैं, टूट जाते हैं और फाइनली नाक से खून ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है इसी के चलते। लिखेंगे when a person goes on high altitudes, where atmospheric pressure, चौक लाओ तो लाओ ना, एक मिनट चौक ला दो मुझे। तब क्या होगा? तो यही चीजें लिखा है मैंने कि एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है? तो लो है, इज लो, बट लेकिन आवर ब्लड प्रेशर will be high as compared to this place। लेकिन जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो हाई रहेगा, किसके तुलना में? तो जो इस जगह पर हाई एल्टीट्यूड में आए उसके मुकाबले। तब क्या हो जाएगा? लिखेंगे कि then this results in the bleeding from our nose। हमारे नाक से क्या हो जाएगा जी? तो खून निकलना शुरू हो जाएगा फ्रॉम आवर नोज ड्यू टू सम इंटरनल वेसल वगैरह क्या हो गया होगा? ब्रस्ट। इंटरनल अंदर का जो ऑर्गन होगा, वेसल ऑर्गन नहीं, नसें, कैपिलरीज वगैरह जो भी हो वो टूट गया हो या फिर फट गया हो, उसी के चलते फिर नाक से ब्लीडिंग होने लग, धीरे धीरे बहुत सारे तकलीफें होने लगती है जैसे जैसे और ऊपर जाएगा। इसलिए जो भी माउंटेन वगैरह पर चढ़ता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाता है, समझ गया ना? तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से मैंने बताया है, इसे लिखिएगा एक बार, और जो कुछ भी मैं बोल के आपको पढ़ाता हूँ उसे भी ध्यान से सुनने का प्रयास करना। तो इसे नोट करेगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि द एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर एवरीडे लाइफ। जो हमारा प्रत्येक जीवन है इसमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उपयोग क्या है? तो है इसका उपयोग। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस यूजेस। लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द यूजेस कहिए चाहे एप्लीकेशन का हो। एप्लीकेशंस ऑफ किसका है बोलो? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी इन आवर एवरीडे लाइफ में। सोचो पहला क्या हो सकता है? ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जिसके मदद से आप क्या करते हैं, किसी भी पेप्सी वगैरह इस समय छोटा सा पतला सा पाइप बना के बहुत तेजी से इस प्रकार से चूस लेते हो और पी लेते हो, उसी में इस्तेमाल आता है इस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वगैरह। दूसरा बोलिए क्या हो सकता है? सिरिंज में भी इस्तेमाल होता है, किस सुई देने के लिए या फिर किसी भी चीज को खींचने के लिए। गॉट इट? तीसरा बोलिए, तीसरा है ड्रॉपर में। ड्रॉपर कभी न कभी होम्योपैथी के दुकान में गया होगा बचपन में, और इस प्रकार से मिलता था कि आगे वाला रबर का होता था, उसको दबा करके और दवाई में दबाया, आगे दबाया, फिर इस प्रकार से ले लेते थे, तो उसी को बोलते हैं ड्रॉपर, इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बोलिए क्या हो सकता है? बोलो नहीं पता। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट जब भी आपका घर वगैरह इस समय क्या होता होगा कि एक रहता है जिसको बोलते हैं रबर शकर, यानी कि उसका क्या इस्तेमाल है बताऊंगा। उस रबर शकर का कुछ खास ही स्पेशल है, रबर शकर में भी इस्तेमाल होता है। तो इतना सारा यूज होता है इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जो आपको जानना है। वैसे तो बहुत सारा है, बट आपको इतना ही जानिए, समझे ना? जी हाँ, आपको चार्ट मैंने लिखा है, अभी इस चारों को डिटेल में 1 बाय 1 करके आपको फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे कैसे इस्तेमाल होगा। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस 4th पॉइंट। गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी बातों को अच्छे से लिखिएगा। चलिए लिखिए। बातों को जानकारी दे दिया मैंने, और तब इन चारों को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा। समझ गया ना? वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तो बोलने लगता हूँ, मैसेज करता हूँ कि सर इतना बड़ा हुआ लेक्चर देखने का मन नहीं करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन चारों को मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, रबर शकर के बारे में, ड्रॉपर के बारे में, या फिर सिरिंज के बारे में कहिए, या फिर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ वगैरह में कहिए कि किस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन होता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट मेक श्योर उन सारी चीजों को देखने से पहले जो भी आज लेक्चर में बताया है या फिर प्रीवियस लेक्चर में बताया है, उन सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, सुनना है और नोट्स भी बनाना है, और भूलते हैं कहीं तो रिवाइज कर लीजिए। और अगर फिर भी कोई प्रश्न रहता है तो मुझसे जरूर मैसेज करके पूछ सकते हो, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। गॉट इट? चलिए अच्छी बात है। तो बस मिलेंगे कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बस हंसते रहिए, एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक। क्लियर होता है?